नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ये तो हम और आप और पूरा देश जानता है कि जम्मू कश्मीर जब संयुक्त था, उस समय घाटी को भी और जम्मू के भी बहुत सारे क्षेत्रों को किस तरीके से समय-समय पर सुलगाने की कोशिशें हुई, किस तरह निर्दोषों का, मासूमों का खून बहाया गया, किस तरह सीमा पार से तमाम तरह के षड्यंत्र रचे गए, घुसपैठ कराई गई और यहाँ जो बाद में स्लीपर सेल बने और यहाँ जो ग्राउंड पर उनकी मदद करते थे, वो किस तरह की हरकतें करते रहे हैं। उस दौर में भी जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर अटैक हुआ, जब वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में कश्मीरी हिंदुओं को, पंडितों को पलायन करने के लिए बाध्य कर दिया गया और जब लगातार वहाँ पत्थरबाजी होती थी और हिंसा आगजनी होती थी, तब भी जो लद्दाख का इलाका था, वो शांत बना रहा। किसी तरह की कोई बड़ी घटना तब भी लद्दाख में नहीं हुई। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि अचानक वहाँ आगजनी ही नहीं हुई। केवल भारतीय जनता पार्टी और जो क्षेत्रीय परिषद का कार्यालय है, उसी को निशाना नहीं बनाया गया। सीआरपीएफ, जिसका जो कोई पार्टी भी नहीं है, जिसका कोई लेना-देना भी नहीं है, जो केवल शांति और सुरक्षा के लिए वहाँ पर तैनात है, उसको निशाना बनाया जाना, व्हीकल्स को फूँकना और उसमें फिर कुछ आइडेंटिफाइड होना, कांग्रेस के कुछ नेताओं के चेहरे सामने आना, वो सीधे-सीधे लोगों को भड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 1-2 चेहरे ऐसे भी हैं जो राहुल गांधी के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं या जो उनकी पार्टी के पार्षद हैं, काउंसलर हैं। तो ये सब क्या है? जिन सोनम वांगचुक की बात की जा रही है, उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो श्रीलंका की बात कर रहे हैं, नेपाल की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? और एक वीडियो में तो वो जैन जी की बात कर रहे हैं। लगता है कि जैसे हाल में राहुल गांधी ने जैन जी की बात करनी शुरू की, स्टूडेंट की, युवाओं की बात करनी शुरू की, ठीक वही लैंग्वेज सोनम वांगचुक जो है बोल रहे हैं। और जैसे ही ये हिंसा, आगजनी और ये 4 लोगों की मौत और 70-72 के घायल होने की सूचना मिली, वैसे ही उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि मैं अपना अनशन खत्म कर रहा हूं। तो इससे आप बच जाएंगे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद साहब। उन्होंने वो दौर देखा है, वो जमीन पर उस समय फोर्स के साथ ऐसी ही ताकतों का मुकाबला करने के लिए जाने जाते हैं और न केवल एसपी से लेकर के दूसरे पदों पर रहे, बल्कि डीजीपी के तौर पर भी करीब करीब 2 साल तक उन्होंने जम्मू कश्मीर और देश की सेवा की है। तो उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब है क्या। सीधे जुड़ लेते हैं वैस साहब से। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार ओमकार जी, नमस्कार नमस्कार। सर। क्या है ये सब? लद्दाख जो अपनी शांति के लिए, सुरम्यता के लिए जाना जाता है, वहां अचानक ये, और चूंकि वहां बुद्धिस्ट काफी संख्या में है जो आमतौर पर ये लड़ाई झगड़े फसाद इन सब से दूर रहते हैं, फिर भी ये सब क्यों किया जा रहा है और कौन सी ताकतें हैं, इनका उद्देश्य क्या है? ओमकार जी, जैसे आपने कहा, लद्दाख अपनी शांति प्रिय बिहेवियर के लिए जाना जाता है और उसका कारण भी है कि एक तो वहाँ के लोग बुद्धिस्ट हैं ज़्यादातर, और जो वहाँ शिया बने भी हैं, अगर इस्लाम कबूल भी किया कारगिल के इलाके में, उनका ज़्यादातर रहन सहन वही लद्दाखी कल्चर, जो बड़ा शांति प्रिय, देशभक्त और स्लो, बड़ी मतलब कभी भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत रेयरली आपको कश्मीर लद्दाख में देखने को मिलता है। ज़्यादातर वहाँ के लोग उन्होंने एक बार बहुत लंबी स्ट्रगल की थी, मुझे आज भी याद आता है
जब हिल काउंसिल के लिए उन्होंने लड़ाई की थी, तो उस वक़्त कश्मीर से वो चाहते थे कि हमें इंडिपेंडेंट एक हिल काउंसिल हो। उसके लिए उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की थी। उस वक़्त इस तरह की थोड़ी बहुत प्रदर्शन देखने को आए, थोड़ी बहुत वायलेंस भी हुई, लेकिन इस जैसी ये जो अभी कल आपने देखा, ये बड़ी अजीब-सी स्थिति है। और अ, वो भी इसमें देखने वाली बात ये है कि आपकी बातचीत भारत सरकार से चल रही है, और भारत सरकार ने 6 अक्टूबर की डेट फिक्स की है आपसे बातचीत के लिए। और इनफैक्ट मैं भारत सरकार का स्टेटमेंट देख रहा था एमएचए का, उन्होंने कहा कि हमने इवन 25 और 26 की तारीख के लिए उसको अगर प्रीपोन इनको चाहिए कि जल्दी करना है, तो हमने वो भी इनको अप्रोच किया, लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो ऐसी कौन सी आपको आफत थी कि कल 24 तारीख को आप बातचीत नहीं 25-26 को करना चाहते, 24 तारीख को आप इस तरह से एक भड़काऊ बयान देकर किस तरह से आप जेनजी को एक लाते हो, और आप इस तरह का जो वायलेंस है, एक अनरूली मॉब को पुलिस और सीआरपी के साथ भिड़ा देते हो और उन पर पथराव करवाते हो। यहाँ तक कि मैं सुन रहा था वहाँ जो डीजीपी हैं एसडी सिंह, वो मेरे साथ जब मैं डीजीपी था तो आईजी जम्मू भी रहा है, वो अच्छा ऑफिसर है, लेकिन उसकी गाड़ी पर आप हमला कर रहे हो, तो आप क्या अचीव करना चाहते हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। और इसका फायदा किसको होगा? आपकी जो डिमांड है स्टेटहुड की और सिक्स शेड्यूल की, उसको क्या इस तरह की आगजनी करके, सरकारी बिल्डिंगों को जला के, आपने हिल काउंसिल की बिल्डिंग को आग लगा दी, आपने बीजेपी की बिल्डिंग को आग लगा दी, आपने बहुत सारी और बिल्डिंगों को डैमेज किया, सीआरपी और पुलिस की गाड़ियां जला दी, और बहुत किया जो हमारे और आपके और इन लोगों के टैक्स से बना हुआ है। तो आप इससे क्या अचीव करना चाहते हैं, और इस तरह की वायलेंस से आप क्या दिखाना चाहते हो? तो इसमें जैसे आप बता रहे थे इंट्रोडक्शन में, जनरली पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, या जब कल को लेट से कमीशन ऑफ इंक्वायरी इस पे लगता है, क्योंकि काफी लार्ज स्केल वायलेंस हुई है, तो मुझे लगता है हो सकता है कमिश्नर ऑफ ये जो आप दिखा रहे हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी हो, ये लोग जो इस फोटो में राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, ये कौन है और इनका क्या रोल रहा वहाँ? आप देखिए वहाँ के ये हिल काउंसिल के में हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, इन्होंने इस ये जो वायलेंस हुई है इनमें क्या रोल प्ले किया है, ये देखिए। जी हाँ। ये ये जो फोटो दिखा रहे हैं ये सारे वायरल हुए हैं इसमें। तो इन लोगों का इस तरह का ये जो करना है, अब आप सोनम वांगचुक की बात करिए पहले। आप जनरली क्या होता है जब भी हम देखते हैं, हम आपका पास्ट बिहेवियर देखते हैं, तो पास्ट बिहेवियर आपका कैसा रहा? आपका आप अप्रिशिएट क्या कर रहे हो? अरब स्प्रिंग अपराइजिंग, ये एमएचए के स्टेटमेंट में आया, आप तो देखिएगा उसमें, मैं और आप नहीं कह रहे। और बिल्कुल। एमएचए ने ये भी कहा कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं जो बांग्लादेश में हुआ, जो आपके श्रीलंका और नेपाल में जेनजी की एजिटेशन हुई, तो तख्ता पलट हुआ। तो क्या मतलब आप वही टूल किट का हिस्सा हैं? आप क्या वही तख्ता पलट यहाँ से भारत के लिए लद्दाख से शुरू करना चाहते हैं? ये सारे इन्वेस्टिगेशन के इंक्वायरी के मुद्दे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जिनकी आपने तस्वीर दिखाई, और सोनू वांचू का क्या रोल रहा है, क्या भड़काऊ बयान दिए, सारे वीडियो में है। ये बिल्कुल। देखना पड़ेगा कि इसका फायदा कौन उठा रहा है। क्या ये जो अपोजिशन लीडर हैं एक प्रोमिनेंट पार्टी के, जो जनरली बोलते रहते हैं जेनजी का, कि जिस तरह बांग्लादेश में हुआ तो एक दिन मोदी जी को यहाँ भी होना पड़ेगा हिंदुस्तान में,
तो आप मोदी जी को हराना चाहते हैं, हराओ ना इलेक्शन लड़के, बट इस तरह की आप टूल किट का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? आप टूल किट का हिस्सा, ये देखिए बांग्लादेश में जफी किसको डाल रहे हैं? वो कौन आदमी है? ये यूनस, मोहम्मद यूनस इंडिया हेटर है। और आप देखते हैं इसने भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते थे इतने बढ़िया, उनको कहाँ लाया? आपने देखा कि कहां पर इन्होंने आज हालत लाई। इतने बढ़िया रिलेशनशिप थे बांग्लादेश के, यहाँ हजारों लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते थे, हमारे से बिजली लेते थे, हमारे से अनाज लेते थे, इनका हमारी पोर्ट की फ्री फैसिलिटी लेते थे, इनका इनका एक्सपोर्ट सारा जो उसका कपड़े का होता था वो यहाँ से होता था। तो ये आप उस आदमी से हाथ मिला रहे, ये चीजें प्रूफ नहीं बनेंगी आपके खिलाफ कि आप उसी टूल किट का हिस्सा है जो सोरोस फंडेड है? तो ये सारी इंक्वायरी के मुद्दे हैं, मैं समझता हूँ, और इसको देखना चाहिए। और ये मेरी अपील रहेगी भारत सरकार से भी, और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन या कमीशन बैठेगा, कि इसमें देखें इनका क्या रोल रहा है। और इन लोगों ने, और देखिए इन्होंने यूथ को एक्सप्लॉइट किया, यूथ को हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनको इन्होंने एक्सपेक्ट, और ये जस्ट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द टूल किट, दे आर गवर्नमेंट रिजम चेंज करने के लिए इस तरह की ये इस्तेमाल कर बोल रहा है। मैं सुन रहा था कि देखिए जी हम तो स्टेटहुड की डिमांड कर रहे थे। देखिए ओंकार जी, मैं आपकी चैनल में बताना चाहता हूँ, जी जी। जम्मू रीजन, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, जम्मू रीजन में पिछले 40 सालों से स्टेटहुड की डिमांड है, लेकिन कभी आपने वायलेंस देखी? कभी नहीं नेवर। देखी। आप नेवर। बहुत स्ट्रांग सेंटिमेंट है जम्मू में, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट। आप किसी भी जम्मू के डोगरा को, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, बकरवाल है, गुज्जर है, पहाड़ी है, आप पूछिएगा, और वो जान कहते हैं कि कश्मीरी लोग हमें, कश्मीरी लीडरशिप जो है हमें एक्सप्लॉइट करती है, हमें सेकंड क्लास सिटीजन बना के, ये सेंटिमेंट है पॉपुलर जम्मू में। लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम से आज तक उन्होंने वायलेंस नहीं की, कि उनको समझाया जाता है कि नहीं, देश के हित में यही है कि आप कश्मीर, अदरवाइज वो लोग स्टैटिस्टिक्स देते हैं टूरिज्म का 90% से ज्यादा बजट कश्मीर में लगता है। ऐसा नहीं है कि जम्मू के पहाड़ी इलाके में खूबसूरत जगह नहीं है, मैं आपको बताऊं कश्मीर से ज्यादा खूबसूरत जगह है, लेकिन उन्हें जाने के लिए सड़क नहीं है, ये हालत है। तो कश्मीरी लीडरशिप हमेशा जम्मू को इग्नोर करती रही है, ये बात बीजेपी बोलती है, लेकिन बीजेपी ने भी कोई ज्यादा इसमें कारकर्दगी दिखाई नहीं। डेवलपमेंट के बहुत सारे इशू उन्होंने किए, प्रोजेक्ट्स टेकअप किए, जैसे आईआईटी बनाया, आईआईएम बनाया, ये एम्स बनाया, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, नो डाउट। लेकिन जम्मू के टूरिज्म में कोई ज्यादा बढ़ोतरी बीजेपी ने भी नहीं की। लेकिन मैं एक सेंटिमेंट बता रहा था, क्या जम्मू के लोगों ने वायलेंस की? तो दिस कैनॉट बी कि आप स्टेटहुड मांग रहे हो और आपकी डिमांड लगता है भारत सरकार मान नहीं रही, क्या इससे मान जाएगी? जिस तरह का आपने आगजनी किया, और उन सीआरपी वालों ने आपका क्या बिगाड़ा? आप उनके सर फोड़ रहे हो, 30 लोगों के इतना जख्मी किया, जो 4 लोग मर गए उनके परिवार का क्या होगा? और अभी जो इतने जख्मी हैं 70-75, उसमें से कितने लोग और बेचारे जान खो बैठेंगे, उनके परिवार का क्या होगा? क्या इससे आपको स्टेटहुड मिल जाएगी? और आप देखिए पॉलिटिकल पार्टी इसका एक्सप्लॉइटेशन कर, उमर अब्दुल्ला जी का बयान देखिए, महबूबा जी का बयान देखिए। भाई आप पॉलिटिक्स मत लाइए इस बॉर्डर स्टेट में। इस वक्त हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि जितना जल्दी हालात को नॉर्मल ला सके। आप एवरीवन टू फिश वाटर, तो आदमी करने के लिए ये स्टेटहुड नहीं देने पे क्या होता है? तो हमारा जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की डिमांड इतनी देर से है, तो उसको
सरकार नहीं मीट कर रही है, तो अब इनको पता लगा, इन्होंने बड़ा 370 में जम्मू वाले और लद्दाख के लोगों ने बड़ा सेलिब्रेट किया था। तो इस तरह की बयानबाजी जो हो रही है ये अच्छा नहीं है, और ये देश के लिए भी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अच्छा नहीं है। तो आप इससे क्या अचीव करना चाहते हैं? तो सिर्फ आप अपना वो पॉलिटिकल ये जो स्कोर करना चाहते हो, वो इससे मुझे नहीं लगता एक मैच्योर लीडरशिप का रोल रहता है। तो आप ये जो स्थिति बनी है, ये कोई इस तरह की सिचुएशन मैंने मैंने अपने पुलिस कैरियर में इतनी बुरी सिचुएशन नहीं देखी। वो भी लद्दाख के जो जो बिल्कुल अमन पसंद लोग माने गए हैं, और उनको इस तरह से मैं भड़काना, जेन ज़ी को कहा गया, उनको लग रहा कि वो हम बड़ा अच्छा काम कोई बड़े अच्छे काज के लिए। अच्छा, वो सोनम वांगचुक का एक पॉइंट है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, कि जी अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ लद्दाख में है, अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू में नहीं है, कश्मीर में नहीं है, बाकी पूरे इंडिया में नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया क्राइसिस में है, और जो जो बिल्कुल। गवर्नमेंट कर सकती है वो कर रही है। उसके लिए आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के टॉक के थ्रू भारत सरकार को कहिए, प्रोजेक्ट्स लाइए, ये करिए, वो करिए। क्या इससे आपको अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम दूर होगा कि अपनी आप प्रॉपर्टी टैक्स पेयर से जो बनी है उसको जलाएं? जी। और प्रैक्टिकली जरा इस पर भी हम गौर करें वैद साहब, कुल मिलाकर के लद्दाख की, लेह लद्दाख की आबादी अब जाकर के 3-3.5 लाख हुई है। हाँ। पहले तो ये 1-1.5 लाख के आसपास थी। जी। 3.5 लाख की आबादी पर अगर आप राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात कर रहे हैं, चुनी हुई सरकार, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, भाई कितनी पॉपुलेशन पर कितनी कितनी सीटें बनाओगे आप? दूसरे आप कहते हैं कि जी 2 लोकसभा की सीटें बना दो, एक करगिल की बना दो, एक लेह की बना दो। क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या मजाक नहीं कर रहे हैं ये लोग? गाजी मजाक है उसका। देखिए, क्राइटेरिया होता है, यू एक थोड़ा अनरीजनेबल। उस तरह तो बहुत सारी यूनियन टेरिटरी हैं, हर एक यूनियन टेरिटरी कहेगी हमें स्टेट बना दो। कल को लेट से वो कहता है क्या बोलते हैं, दमन दीव कहता है जी मुझे भी आप स्टेट बना दो। कैसे बना दो जी? आपका एक मिनिमम स्टैंडर्ड, एक पैरामीटर्स हैं जिसको मीट करना चाहिए। अच्छा, आप एमपी 2 कैसे बना दो? उसमें मिनिमम पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है। अब उस तरह से आप देखें, पूरा इतना बड़ा जम्मू प्रोविंस है जिसकी पॉपुलेशन 40-50 लाख है, तो आप उसको उसके पास 2 एमपी हैं, तो आप किस तरह से वो कर लोगे? ऐसे थोड़ा यू आर प्लेइंग बेसिकली, आप यू आर बीइंग अनरीजनेबल। और आप असेंबली दे दो हमको, आप ये दे दीजिए, ये आर यू प्लेइंग एट द हैंड्स ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज? आर यू बीइंग पार्ट ऑफ सम टूल किट? क्या आप वो चलाना चाहते हो? तो आप कन्विंस करिए ना बातचीत से। अच्छा, बातचीत जब चल रही है उसके बीच में वायलेंस इस तरह की करवा देना, भड़काऊ बयान देख के, भारत सरकार के बयान ने कहा कि इसने भड़काऊ बयान दिया, तो क्या आप ये इसको, आपकी डिमांड इस तरह से छूट भी मिल जाएगा, और आपके ये जो 6 शेड्यूल वाली डिमांड है पूरी हो जाएगी। करिए ना कन्विंस बातचीत से, दैट इज द वे। तो ये सीआरपी वालों का सर फोड़ के, उनकी गाड़ियां जला के, पुलिस का सर फोड़ के, उनको जख्मी करके, गाड़ियां फोड़ के आप क्या अचीव करना चाहते हैं? और आप देखिए किस तरह से आप किसको जफियां डाल रहे हैं। ये सारा मैं बिल्कुल। समझता हूँ मैटर ऑफ इंक्वायरी है, और ये कमीशन और जो भी इंक्वायरी करेगा उसको इन सारे, आपका पास्ट बिहेवियर क्या रहा, आपके बयान क्या रहे, आप ठीक है, आप इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वी आर विद यू, एवरीवन इज विद यू। इन्वायरमेंट कोई आइसोलेशन में सिर्फ लद्दाख नहीं होता, इट अफेक्ट्स एवरीवन एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर यहाँ लद्दाख में ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसका असर हर एक पे होता है, वो हमने देखा। ये इस बार फ्लड्स आए तो पूरी, नॉट ओनली जम्मू कश्मीर, द होल कंट्री इज विद यू एज लॉन्ग एज इन्वायरमेंट की बात करते हो आप। लेकिन लेकिन ये यू आर प्लेइंग। ये तो वैद साहब एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं लद्दाख का। हाँ, इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं।
आप तो बर्बादी कर रहे हो। तो ये आज आप किसी के, आप पाकिस्तान जाके क्या बयान देते हो? आप देखिए, मैं कह रहा ना, पास्ट पास्ट का आपका फिर ढिढोरा जाएगा। आप कहते हो जी, मुझे लोग कहते थे मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी के लिए लैंड ली, यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ जिसमें रिसर्च हो। उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, रिसर्च करिए, आप यूनिवर्सिटी भी बने, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन आप इस तरह की एजेंडा नहीं चला सकते। आप उसमें कहिएगा कि नाम लोगे रिसर्च का और करोगे आप उस तरह के काम, आप मिल रहे हो पाकिस्तान में, और वहां क्या आप पाकिस्तान में किसके साथ जफियां डाल रहे हो? तो इस तरह की अगर आप हरकतें करो, कहते जी मुझे लोग कहते थे आपको पद्मश्री या भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या उस जैसे आपके कारनामे हैं? बिल्कुल मिलेंगे आपको, अगर कारनामे वैसे हैं तो। लेकिन वो इस तरह की वायलेंस करके नहीं मिलता भारत रत्न या पद्मश्री। जी। और ये फरवरी में पाकिस्तान गए थे साहब, नाम पर्यावरण का, और पाकिस्तान जाकर के इन्होंने जिस तरह के बयान दिए थे, या जब ये पदयात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचे थे, यहाँ कैसे कैसे लोगों से मिले थे, उनमें योगेंद्र यादव से लेकर के तमाम लोग थे। क्या सबको पता नहीं है कि योगेंद्र यादव वगैरह जो है वो किस तरह के आंदोलन करते रहे हैं, या क्या किस तरह की विचारधारा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ किस तरह की साजिशें ये लोग रचते रहे हैं? इसके अलावा राहुल बिल्कुल। गांधी की जो जबान रही है नेपाल को लेकर के, बांग्लादेश को लेकर के, वही जबान ये बोल रहे हैं, जैन जी की बात कर रहे हैं। एक वीडियो मेरे सामने आया था जिसमें ये मास्क लगा रहे हैं, फिर एक टोपी ओढ़ रहे हैं, और लड़कों से कह रहे हैं कि अपनी पहचान छुपाने के लिए आप ये करें जब प्रदर्शन करें। ये किसको ट्रेंड कर रहे थे, क्यों ट्रेंड कर रहे थे? और जैसे ही ये हिंसा हुई, 4 लोगों के मरने की सूचना आई, वैसे ही अनशन तोड़ करके कहा कि जी मेरे लिए ये बड़ा दुखद दिन है, बड़ा शर्मनाक दिन है। तो आप अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे क्या? देखिए, इस तरह का बोल के कि जी मैं घर चला, मेरा हो गया, तो उससे क्या आप छूट जाओगे? आपका जो कुरकर्म है, जो जिसकी वजह से, अगर आपने भड़काऊ बयान दिया और उसकी वजह से वायलेंस हुई, और जेनजी के नाम पर आप जिस तरह से चला रहे हो एजिटेशन, तो आप इनसे अपने जो जो क्राइम है उससे बच जाओगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो फिर तफ्तीश करेगा, जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो इंक्वायरी करेगा, वो आपके सारे पुराने रिकॉर्ड भी खोलेगा, आपका बिहेवियर भी देखेगा, आपकी बयानबाजी भी देखेगा, और उसमें उससे किस तरह इंस्टिगेट किया आपने मॉब को, अब उस मॉब को किस तरह से ये किया, ये सारा कुछ जो है वो होगा। ये सारा खुरेदा जाएगा, और उसके बाद ही आप इन सब के आपके खिलाफ जो भी केसेस होंगे उसका जवाबदेही होगी। मैं समझता हूँ ये भारत सरकार इसके बारे में सोच रही होगी, और ये जो अ, हर आदमी का क्या रोल इस एजिटेशन में रहा, और भड़काने में, वो इंस्टिगेशन करने में, वो उसको सबको निकाला जाएगा, और वो सारे मुद्दे होंगे इंक्वायरी और कमीशन की। जी। और वैसे साहब, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप कानून व्यवस्था से सीधे जुड़े रहे और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपकी उस दौर में रही जब इंटेंस पोजीशन थी, यही समय है कि लद्दाख को सुलगाने की साजिश रचने वालों पर नकेल कस दी जाए पूरी तरीके से, वरना ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल ओंकार जी, मैं कहता हूँ सख्त एक्शन होना चाहिए, नकेल कसनी चाहिए। और अभी कर्फ्यू लगाया हुआ है वहाँ इस वक्त, काफ़ी स्थिति टेंस है लेकिन कंट्रोल में है। लेकिन इन सब के खिलाफ मेरा ये मानना है कि एफआईआर्स लगनी चाहिए, इनकी अरेस्ट होनी चाहिए, और हर एक आदमी का जो जो रोल है इन्वेस्टिगेशन, उनका रोल का होना चाहिए, और लेट देम प्रेजेंट दैट इन द कोर्ट, और लेट देम। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो लोग ज़ख्मी हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट बेस्ट पॉसिबल मिलना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जाएँ। अभी भी बहुत सारे ज़ख्मी हैं, उनका कोशिश भारत सरकार की और ल लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की ये रहेगी कि उनको कैसे बचाया जाए, ताकि डेथ्स और ना हो।
हाँ, यहाँ तक इनका रोल है, उसकी पूरी इंक्वायरी होगी और इनको दे हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। जी। वैद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद।